हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कैलोरीमेट्री के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से या किस प्रोसेस के थ्रू उसमें पर्सन की बॉडी से एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी ऊष्मा उसके शरीर से निकल रही है और उसको कैसे काउंट किया जाता है ना। और साथ ही हमने रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के बारे में भी डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री के सेकंड टाइप के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं ना, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो है, इसको अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर भी कहते हैं। इसमें भी क्या किया जाएगा, बॉडी से जो हीट निकल रही है या हीट जो खर्च हो रही है उसको नापने के लिए जो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री होता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी पर्सन होता है उसको एक पर्टिकुलर टाइम मीन्स लगभग 5 to 10 मिनट्स के लिए उससे क्या करवाई जाती है, फिजिकल एक्टिविटी उससे करवाई जाती है। ठीक है, जब यह पर्सन फिजिकल एक्टिविटी करता है तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान वह जितनी ऑक्सीजन इनहेल करता है और जितनी CO2 एक्सहेल करता है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसके वॉल्यूम को नाप लिया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम को मेजर कर लिया जाता है और उसके बाद में क्या करते हैं कि देख लिया जाता है, उससे पता लगा लिया जाता है कि हाँ, इस पर्सन के शरीर से इतनी ऊर्जा का व्यय हुआ है, इतनी एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, देखिए, जो ऑक्सीजन होती है 1 लीटर ऑफ O2 जो होती है, इसको जो हम जब कैलोरीज में मापते हैं या ऊर्जा में, तो 4.825 किलो कैल ऊर्जा के रूप में माना जाता है। तो जितने लीटर्स ऑक्सीजन उसने इनहेल करी है उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी का उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स 10 लीटर्स किए तो इसको इंटू 10 कर दिया जाता है, या इस तरीके से उसको देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो तरीका हो गया इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री का, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू इनहेल्ड ऑक्सीजन और एक्सहेल्ड CO2 को उनके वॉल्यूम को मेजर करके फिर एनर्जी को पता कर लेते हैं। तो ये था डायरेक्ट कैलोरीमेट्री और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की। फैक्टर्स जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इन दी बॉडी। ठीक है, कि आपके शरीर में टोटल कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरीके से वो आपके शरीर को अफेक्ट करेंगे, आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आपका आता है ये है एज एंड फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, एज एंड फिजिकल ग्रोथ मीन्स उम्र और आपकी शारीरिक क्रिया। अब देखिए, जो एज है और जो फिजिकल ग्रोथ है ना, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग पहले आपकी फिजिकल ग्रोथ होगी, वो भी बढ़ेगी। एक टाइम होगा जब आपकी उम्र बढ़ रही होगी लेकिन आपकी फिजिकल ग्रोथ कम हो रही होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ग्रोथ आपके शरीर में चलती रहती है। अब उसकी जो मात्रा है वो कभी ज़्यादा होगी, कभी किस एज में आपकी मात्रा उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उम्र बढ़ती है, साथ ही साथ में जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, ये घट या बढ़ सकती है। ठीक है,
अब देखिए, जो आपकी इन्फेंसी एज है ना, शैशवावस्था आप जिसको कहते हो, ठीक है, आप कहते हो चाइल्डहुड को, है ना, चाइल्डहुड का जो आपका टाइम है, इसके बाद में आपका एडोलेसेंट एज है। ये ऐसी लाइफ स्टेजेस होती है जहाँ पर एज बढ़ने के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ जो होती है उसकी रेट भी हाई होती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी भी बढ़ रही है, साथ में आपकी उम्र भी बढ़ रही है ना, उम्र बढ़ रही है, फिजिकल ग्रोथ आपकी बढ़ रही है। लेकिन क्या होता है जब हम आते हैं एडल्टहुड में, यहाँ पर आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन अब यहाँ पर आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है ना, अब वो थोड़ी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाने लगती है, ठीक है, स्लो डाउन होने लग जाती है, लेकिन हम उसको डाउन से ही इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आपका देखिए अर्ली एडल्टहुड आता है, मिडिल एडल्टहुड आता है, लेट एडल्टहुड आता है, उसके बाद में आपकी ओल्ड एज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उम्र बढ़ रही है बट आपका जो फिजिकल ग्रोथ है ये डाउनवर्ड है, ठीक है, कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी की पहले की लाइफ स्टेजेस में थी, है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो आपको देखिए समझ में आई होगी ये चीज़। इसका बहुत सारे रीजंस होते हैं, देखो, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, तो उस टाइम पर क्या है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। इन्फेंसी में क्या होता है आपका, सेल फॉर्मेशन कह सकते हो आप, सेल फॉर्मेशन होता है आपकी बॉडी के अंदर, बोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका शरीर वृद्धि करता है क्योंकि सेल्स बढ़ रही है इसलिए, है ना। बॉडी के अंदर दूसरे प्रोसेसेस भी चल रहे हैं, अभी आपकी बॉडी एक नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट भी कर रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपकी फिजिकल ग्रोथ बढ़ रही होती है। चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उसमें भी ऐसे ही होता है, एडोलेसेंट एज जो होती है उसमें भी सेम चीज़ होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्लस चेंजेस और आते हैं आपके हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। और जो बच्चा जो एडोलेसेंट या किशोरावस्था की तरफ जब मूव करता है तो उस टाइम पर उसकी बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करती है ना। तो उस टाइम पर जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है वो एक्चुअली अपीयर होने लग जाती है। अब यहाँ पर भी आपको अपीयर हो रही थी, पर जैसे हाइट वेट बढ़ रहा था, दैट्स इट। लेकिन एडोलेसेंट स्टेज जब आती है तो उसके अंदर बॉडी में बहुत सारे अदर चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। वॉइस चेंजेस, प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो गई, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, स्पर्म आके हो गया, मीन्स ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, जो वहाँ पर विजिबल होते हैं ये हार्मोन्स की वजह से। तो क्या है, ये भी आपकी फिजिकल ग्रोथ को शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एडल्टहुड और ये जो अर्ली एडल्टहुड में फिर भी थोड़ा सा इतना स्लो डाउन नहीं होता है, फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन फिर बाद में आते आते ये डाउन होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ तक सेल्स का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन इतना अच्छे से नहीं होता है। आफ्टर 30 और 35 ईयर्स हम कहते हैं कि जो आपका कैल्शियम डेंसिटी होती है वो कम होने लग जाती है ना। हमारी बॉडी में 2 प्रोसेस होते हैं, कैल्सिफिकेशन और दूसरा होता है आपका डीकैल्सिफिकेशन, है ना। अब क्या होता है, जो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस है मीन्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, ठीक है। मीन्स आपकी बोन्स जो होती है आपकी, उसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, तो उससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां बनती हैं, मजबूत रहती है, ठीक है। लेकिन डीकैल्सिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जितना डिपॉजिट आपका कैल्शियम है ना वो सारा का सारा बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जितने भी आपके स्टोर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, खाली होने लग जाते हैं, तो उसको डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर 30-35 ये प्रोसेस बंद हो गया ये चालू हो गया, जी नहीं, आपके शरीर में शुरू से ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं, लेकिन इसकी रेट ज़्यादा होती है, इसकी रेट कम होती है। लेकिन आफ्टर 30-35 ईयर्स क्या होता है, ये कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस तो हो जाता है स्लो डाउन, और डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, आपके शरीर में ये फास्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रह जाता है, ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता है ना। तो ये होती है बेसिकली फिजिकल ग्रोथ और एज की बात। अब देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, इसलिए। आप देखते हैं ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, बूढ़े जो होते हैं, ठीक है, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, है ना,
क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी कम है और साथ ही उनकी बॉडी भी उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। उनको आंखों से कम दिखने लग जाता है, उनके बॉडी मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, उनका वॉकिंग कम हो जाता है, काम करना कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें घट जाती है ना। तो उसकी वजह से क्या है, जब आपकी बॉडी काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ इंटरनल फंक्शंस जो है उसके, ठीक है, या वॉलंटरी एक्टिविटीज़ है वो उसी तरीके से चल रही है, लेकिन उसमें भी कई जगहों पर रुकावटें आती रहती है ना। लेकिन आपकी जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है वो तो बराबर चल रही है ना, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं रुकावटें आ जाती है। लेकिन जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ है उन पर तो काफ़ी वो कम हो चुकी है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओल्ड एज में पर्सन जो होता है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो देखिए ये थी कुछ चीज़ें जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि पर्सन की बॉडी के अंदर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कब कम या कब ज़्यादा होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि इन तीनों स्टेजेस में, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट, मीन्स शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों में तो एज बढ़ने के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ भी बढ़ती है। लेकिन जो एडल्टहुड है, मिडल अर्ली एडल्टहुड है, मिडिल है या लेट एडल्टहुड है और ओल्ड एज है, यहाँ पर क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ आपका जो फिजिकल ग्रोथ है ये थोड़ा सा कम होने लग जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को ध्यान रखना है। और जब फिजिकल ग्रोथ कम होगी तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो भी टोटली अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ER ये हाई होता है, लेकिन इन स्टेजेस के अंदर जो आपका ER होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है ये है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए हमने फिजिकल ग्रोथ में थोड़ा सा डिस्कस किया ना, वो काफ़ी सिमिलर तक आपको यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी पर्सन है, आपने देखा होगा ऐसा तो कोई आदमी नहीं देखा होगा जो पूरे 24 से 24 घंटे ही सोता है ना, अगर कोई एक्टिव स्टेट में है या कोई ज़िंदा है तो, है ना। तो अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, पूरा चाहे एक छोटा बच्चा भी होता है ना इन्फेंसी एज में, तो भी आप देखना वो और कुछ नहीं करेगा तो अपने हाथ पैर तो हिलाएगा ही हिलाएगा, है ना, रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा आपको। अगर घुटने चलने लगे तो घुटने चल करके खेलना कूदना ये सब चीज़ें बच्चा शुरू कर देता है। तो एक छोटा बच्चा भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है। तो जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है ना, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि कोई ना कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन लोग जो होते हैं वो चूज़ कर लेते हैं, मीन्स व्यवसाय या फिर, है ना, व्यवसाय कर लेते हैं, अपना खुद का एक प्रोफेशन चुन लेते हैं लोग। ठीक है, क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनको देखो कमा करके खाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो प्रोफेशन चूज़ किया जाता है ना, ये आपकी एक्टिविटीज़, ठीक है, मीन्स बेसिकली आप कह सकते हो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको डिनोट करता है, उसको बताता है। ठीक है, तो जैसा पर्सन का प्रोफेशन होगा, ऑक्यूपेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी। अब हर एक आदमी अपना प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन तो चूज़ करेगा ही करेगा, मीन्स 100% डेफिनेटली वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि उसका प्रोफेशन, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल एक्टिविटी डिसाइड होगी। ठीक है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कम काम होता है, किसी में ठीक ठाक काम होता है, किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस हार्ड वर्क होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, मीन्स जैसे कि बैठे बैठे का काम है, कंप्यूटर के सामने बैठ करके करने का काम होता है, ठीक है, या फिर कुछ भी और इस टाइप का काम है, या घर के छोटे मोटे से काम है जिसमें आपको बेसिकली इंस्ट्रक्ट करना है, ऑर्डर करना है, या मेंटल वर्क है, वहाँ पर आपका बहुत कम काम रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सेडेंटरी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है पर्सन की वो हो जाती है। ठीक है, सेडेंटरी एक्टिविटीज़ हो गई, तो सेडेंटरी मीन्स बहुत ही हल्का काम करने वाला, कम काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, फिर आती है आपकी मॉडरेट आती है। मॉडरेट के अंदर थोड़ा सा जो सेडेंटरी होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि थोड़ा सा नॉर्मल आपका मार्केट वगैरह का काम हो गया, ठीक है, कुछ भारी चीज़ें उठाना करना जो आप कभी कभार करते हो, है ना। इसके अलावा जैसे मॉर्निंग इवनिंग वॉक आपने अच्छे से कर ली, थोड़ा अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, घर का बहुत सारा आप काम कर रहे हो। ठीक है, इट डिपेंड करता है, जैसे व्हीकल वगैरह ड्राइव करना है, ठीक है, जिम वगैरह करना है, तो ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत भी आ जाती हैं। ठीक है, और फिर एक आती है आपकी हार्ड वर्क।
या हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हार्ड वर्क होता है ना, इसके अंतर्गत वो सारे काम आते हैं जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी ऊर्जा लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा कब लगेगी? जिससे आप कोई एथलीट हो, है ना, कोई खेलने वाले जो एथलीट्स होते हैं ना, आप वो। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जैसे कंस्ट्रक्शन की उस पर काम करना, तो डेली भारी चीज़ें उठाना, भारी चीज़ें उठा करके ऊपर से नीचे चलना, ठीक है। खेत में काम करने वाले लोग हो गए हैं, ठीक है। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये सारे हार्ड वर्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनकी डेली फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, इनकी बॉडी से जो हीट होती है, एनर्जी होती है, उतना ही लॉस होता है, तो इनको उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, ठीक है। जितना हार्ड वर्क होगा, जितनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितनी कम आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी ना आपकी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये हम कम से बता रहे हैं, ये हम ज़्यादा से बता रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, जितनी लो, अब ये इस तरीके से इधर बढ़ रही है तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ऐसे ही बढ़ रही है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपकी कम है तो यहाँ पर उससे ज़्यादा, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जो हमारा अगला फैक्टर आता है, देखिए हमने बात कर ली सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट है, ठीक है, या हैवी वर्कर है। इनमें भी मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी टाइप से डिपेंड करता है, आपके बॉडी टिश्यूज़ की वजह से होता है, बॉडी टाइप की वजह से यह डिफ़र करता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है फैक्टर जो है हमारा उसकी। जब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, ये है मस्कुलर एक्टिविटीज़। मस्क्यूलर एक्टिविटीज़। अब देखिए, मस्कुलर एक्टिविटीज़ मीन्स मांसपेशियों की क्रियाशीलता, या वो कितनी एक्टिव है, कैसे काम कर रही है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अब अगर वो बैठा रहता है ना, कोई भी आदमी बैठे या सिटिंग की एक्टिविटीज़ है, तो उसमें आप देखिएगा कि उसकी जो मसल्स होती है वो कम एक्टिव होती है, कम रिलैक्स होती है ना। लेकिन अगर वो फिज़िकली काम कर रहा है, ठीक है, घूम फिर रहा है या कुछ भी उठा रहा है, रख रहा है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, तो उसमें जो उसकी मसल्स होती है ना, वो वर्किंग स्टेट में होती है, ठीक है। तो देखिए, जब आपकी मसल्स वर्किंग स्टेट में होगी तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और जब आपकी मसल्स इनएक्टिव होगी, कोई काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी पर्सन अगर लेटा हुआ है, ठीक है, और कोई भी पर्सन अगर गेम खेल रहा है ना, तो आप देखिए किसके अंदर उसकी ज़्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें वो लेटा हुआ है या सुपाइन स्टेट में है वहाँ पर। लेकिन जब प्ले गेम्स खेल रहा है, प्ले फॉर्म में है अगर कोई भी पर्सन, तो उस टाइम पर जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मसल्स उसकी जो मसल्स है उसकी वो वर्किंग है, हाथ पैर हिलाता है, व्यक्ति दौड़ता है, उसको स्वेटिंग होती है ना, तो उस टाइम पर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। और देखिए, आपकी मसल्स, आप चाहे किसी भी, यहाँ पर भी आपको मसल्स ज़रूरी नहीं है, आपकी जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है वो तो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ तो चल रही है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर की जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ तो चल रही है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है पर कंपैरेटिवली कम है ना। यहाँ पर आपकी इंटरनल के साथ साथ जो आप गेम्स खेल रहे हो, दूसरी मसल्स को भी आपने, जो आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपने उनको एंगेज कर रखा है, तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, किसी पर्सन को काम करने का सही तरीका पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, तो जब क्या होता है कि कई बार काम करने का सही तरीका नहीं पता होने की वजह से भी जो पर्सन है ना, उसकी जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड कर जाती है, ठीक है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। अब ये जो आप एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो देखो किस टाइप का काम है और कितनी देर तक आप काम कर रहे हो, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या हैं इसके, टाइप एंड अमाउंट ऑफ वर्क, है ना।
कि आप किस टाइप का काम कर रहे हो, मीन्स सेडेंट्री वर्क है, मॉडरेट है या हैवी वर्क है आपका, ठीक है, और उसमें भी आप कितना काम कर रहे हो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा आपका जो बॉडी शेप है ना, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का शेप है या आपका कैसा साइज़ है बॉडी का, ठीक है, तो उससे भी जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है ये जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। जो आपका काम कर रहे हो, ठीक है, वो आप कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, हम कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क को थोड़ा सा करके रुक जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा करके रुक जाते हो, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो वो रिगरसली उसी एक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति किस फ्रिक्वेंसी के साथ में अपना काम कर रहा है और साथ ही साथ वो अपना काम करने में कितना ट्रेंड है, कितना अच्छे से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे मैं आपको उठक बैठक लगाने को बोलती हूँ, ठीक है, कि आपको उठना बैठना है, तो कुछ लोगों को आप देखते हो जैसे कि वो सिर्फ आधा तक ही जो स्क्वाट पोजीशन होती है ना वहीं तक जा कर के फिर वो रुक जाते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग होंगे वो पूरा नीचे तक बैठ करके और फिर उठेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप आपके काम को कर रहे हो, किस तरीके से आपकी फिजिकल एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को बताती है, ठीक है। अब आप दोनों एक्टिविटीज़ में देखोगे ना, तो जो पर्सन पूरा नीचे तक बैठ करके उठ रहा है उसकी सारी मसल्स वर्किंग है, तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी कंपैरेटिवली दूसरे पर्सन से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए ये फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। अभी हमारे पास में और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।